आज हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये टर्म और ये टर्म एक ही जैसे टर्म है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। 22 ऑप्शन, अगर 22 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में हम क्या देख रहे हैं, y/-4/-4। और फिर से हम यही पूरा का पूरा फिर से रिपीट होते हुए बार बार देख रहे हैं। यानी कि हम इस पूरे टर्म को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। ठीक है, तो 22 को अगर हम लोग देखेंगे तो हमने क्या कर दिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू -4/-4 प्लस वाई। फिर से रिपीट कर दिया। अब इस टर्म को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जा रही है। इसका हमने मिड टर्म स्प्लिट कर दिया तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। 23rd को अगर हम लोग देखेंगे, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय 21, 72 एंड 121। तो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए, तो फैक्टर्स करके हमें इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, ये। लेकिन हर एक का हमें स्क्वायर करना है, यानी कि 7 का स्क्वायर, 2 क्यूब है तो 2 की पावर 4, ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। तो इन सब का लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 853,776। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये भी एक बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, x² + y a + b का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट के अंदर a + b। और ये कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा इसका, आइडेंटिटी, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab का। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करा तो x² y² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से x y 6 कैंसिल करते जाएंगे, तो कैंसिल करते करते क्या बचेगा, ये। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या हो गया, x² y² xy इज इक्वल टू 2/3। अलग अलग पार्ट कर लिया, x² xy प्लस y² xy। क्या हो जाएगा, y/x प्लस y/xy इक्वल टू 2/3। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, इज 2/3। तो 24 का ऑप्शन क्या होगा, सी इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 25, 25 भी एक इजी क्वेश्चन है। 1 + 1/a इज इक्वल टू 3। हमें क्या वैल्यू पता करनी है, a⁵ प्लस 1/a⁵। ठीक है, इस तरीके के मैंने पहले भी वीडियोस बना रखे हैं और ऑलरेडी इसमें पढ़ा भी हुआ है। ये भी एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कई मेथड से कर सकते हैं। जनरल मेथड क्या है, 1a + a⁵ क्या हो जाएगा, 3/5। दोनों तरफ पावर 5 कर दिया और इसको सीरीज़ को एक्सपेंड कर दिया। सीरीज़ को एक्सपेंड करके आपने जो बाकी वैल्यूज हैं उनको पुट कर देंगे तो हमें a⁵ और b 1/a⁵ की वैल्यूज मिल जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 123। इट इज़ इजी क्वेश्चन। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 25 का सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 फादर और सन एज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, फादर की जो प्रेजेंट एज है विच इज़ 7 ईयर लेस देन 7 ईयर लेस, यानी कि अभी हमने प्रेजेंट एज मान ली x और सन की एज y। 7 लेस हो गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, x + 7 क्या हो जाएगा, 30 टाइम्स सन एज वॉज 20 ईयर्स एगो। 20 ईयर्स एगो का मतलब होता है एट प्रेजेंट, मतलब जितनी उसकी एज है उससे 20 साल कम कर दीजिए, मतलब 20 साल पहले उसका 30 टाइम्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 7 इज इक्वल टू 30, y - 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x - 30y इज इक्वल टू -607। दूसरा क्या दे रखा है, फादर की जो प्रेजेंट एज है और जो बच्चे की एज है, दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 31। तो x - y इज इक्वल टू 31। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सन की एज मिल जाएगी 22 ईयर्स और फादर की एज मिल जाएगी 53 ईयर्स। लेकिन हमें बताना क्या है, सम ऑफ दियर प्रेजेंट एजेस, यानी कि x + y बताना है। तो x + y कितना हो जाएगा, 75 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 26 का डी हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। cos 1 cos 2 ऐड करते करते cos 89 तक। ठीक है, तो हमने क्या करा, दो दो के पेयर बना लिए। यहाँ पे कितने टर्म है, टोटल 89 टर्म्स हैं, तो दो दो के पेयर क्या बन जाएंगे,
88 टर्म्स प्लस 1, तो एक टर्म हमारा लास्ट में बचेगा कॉट 45, बाकी दो के पेयर बना लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट कॉट 1 कॉट 89, फिर सेकंड एंड सेकंड लास्ट, फिर थर्ड एंड थर्ड लास्ट, ऐसे पेयर बनाते चले जाएंगे लास्ट में, लेकिन एक टर्म हमारा बच जाएगा विच इज़ कॉट 45। हम क्या जानते हैं, कॉट 89 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 1, कॉट 88 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 3। अब हम लोग प्रॉपर्टी क्या जानते हैं, अगर किसी में भी 90 माइनस करेंगे तो वो कॉट का 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 10 थीटा, यानी कि कॉट 1 इंटू 10 1, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसी तरह हम सारे फैक्टर्स को अगर देखते चले जाएं तो सबका फैक्टर्स क्या आएगा, 1 1 1 1 आता जाएगा, और लास्ट में एक टर्म बचेगा कॉट 45। लेकिन हम क्या जानते हैं, कॉट 45 की वैल्यू ऑलरेडी 1 ही होती है, तो इसलिए सारे नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को अगर हम लोग देखें, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एक के दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें बतानी है, और हमको 3 लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, और इनका एक मीटिंग पॉइंट बताना है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है। तो पहले हम कोई 2 पॉइंट का इंटरसेक्शन पता कर लें, और तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थर्ड वाली लाइन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और उससे हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने क्या करा, पहले शुरुआत की 2 लाइनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ली, यानी कि इन 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और x और y की वैल्यू पता कर ली। ये x और y वैल्यू हमने क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में हम जब इसको पुट कर देंगे x और y की, तो जो भी वैल्यू हमारी k की निकल आएगी वही हमारी वैल्यू होगी आंसर। तो k की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो 28 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इज 1। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 को अगर हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 29 भी एक इजी क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पावर 41 की पावर 77 इज डिवाइडेड बाय 7। 41 की पावर 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आता है 6। 41 की पावर 2 को 7 से करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। 3 को करते हैं तो रिमाइंडर आता है 6, यानी कि ये 6 1 6 1 6 1 ऐसी एक हमें सीरीज़ मिल रही है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हमारी 41 की पावर ऑड है तो रिमाइंडर आता है 6, अगर 41 की पावर इवन है तो रिमाइंडर आता है 1। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, 41 की पावर 77, 41 की पावर 77 एक ऑड है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 29 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। यहाँ पे हमें 2 ट्राइंगल दिए गए हैं और दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं, ए बी सी। ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल एक बना दिया गया है क्यू आर पी। ठीक है, हम लोग को क्या फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 कितना है, 9/4, तो इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि बी सी स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। आर पी हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं एक्स, तो 15 स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसको हमने जब सॉल्व करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल 10। ईजी क्वेश्चन है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, यहाँ में क्या पता करना है, द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 554। तो 554 के हम क्या पता कर लें, पहले फैक्टर्स पता कर लें। तो इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है, 1 इंटू 954, 2 इंटू 272, 4 इंटू 136, 8 इंटू 68, 16 इंटू 34 एंड 17 इंटू 32। तो इतने इसके क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं। अगर हम लोग एलसीएम से देखें तो परफेक्ट स्क्वायर्स कौन कौन से टर्म्स होंगे, 1 होगा, 4 होगा और 16 होगा। 1 4 16 हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो ये कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर के डिवीजर का सम, यानी कि सम ऑफ दिस क्या होगा, 1 + 4 + 16 कितना हो जाएगा, 21। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 43 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी बुक में दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है जिसमें 2 एंगल 90 डिग्री हैं। तो जब कभी भी इस तरीके के आप क्वेश्चन आ जाएं तो आप तीनों ट्रायंगल्स को क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। मैंने तीनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लिया है। ए बी सी, यहाँ पे एंगल ए 90 है, और एक ट्रायंगल का एंगल डी 90 है, और दूसरे वाले ट्रायंगल का एंगल डी 90 है। एक बी कॉमन है, तो इस वाले ट्रायंगल में भी ये बी कॉमन है। एक में सी कॉमन है, तो दूसरे वाले में भी
सी कॉमन है। इस तरह इनको आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अब हम क्या देखते हैं, अब हम फर्स्ट और इसको सेकंड को, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें। ये सारे के सारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, ये अपॉन ये अपॉन ये, ठीक है। तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर बी डी इंटू सी डी। तो ये हमको सी ऑप्शन से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। 44 हो गया। 45 ये मेरे ख्याल से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पुराने पेपर्स में ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। अभी जो प्रीवियस हुआ था तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें कुछ नहीं करना था, हम फिर से दोबारा इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 1.5 दे रखा है। दोनों तरफ क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड्स कर दिया, सिंपल। तो हम sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ब्रैकेट ओपन कर लिया और tan स्क्वायर ऐड कर दिया, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा आ गया। 1 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसे 1.25। तो फिर 2 tan थीटा हम इसमें से कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा। लेकिन tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। 1.5 हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.25/3, तो विच इज़ इक्वल टू 5/12। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको हम ट्राइंगल से सॉल्व कर लें तो ये हाइपोटेनियस की वैल्यू हम बता देंगे पाइथागोरस थ्योरम से, कितनी आ जाएगी, 13, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, हमें साइन थीटा की वैल्यू पता लगानी है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू 5/13, ये हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, 45 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 47 में हम लोग आ जाते हैं। अब हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है और इसको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, 107 की पावर 59। तो इसको हम जब देखेंगे तो ये क्या होगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। अगर हम इसके रिमाइंडर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 7931, ठीक है। तो ये साइकिल्स किस तरीके से चलेगी, इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या नंबर आएंगे, 7931, 7931, 7931, ऐसे इसके अंदर यूनिट डिजिट के नंबर आते जाएंगे, जो कि कितने होंगे, 4 पेयर्स में चलते चले जाएंगे। सेम एज इट इज़ 313 को देखेंगे तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 87। तो यहाँ पे भी हमको क्या नज़र आएगा, यूनिट प्लेस पे 3971, 3971, 3971, ऐसे 4 पेयर्स नज़र आएंगे। सेम एज इट इज़ 438 को भी जब देखेंगे तो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 अगर हम करेंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, इसके यूनिट प्लेस पे 8426, 8426। दिस इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन है ये, लगता नहीं कि ये पेपर में जल्दी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। मुश्किल है कि किसी ने भी करा होगा। और 399 को करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, और करते चले जाएंगे तो यहाँ पे भी हमको क्या नज़र आएगा, यूनिट प्लेस पे 91, 91, 91, दो दो के पेयर में नज़र आएगा। तो अब हम 59 को देखें, 4 के पेयर्स हैं, तो थर्ड नंबर होगा, यानी कि थर्ड नंबर कौन सा होगा, 7 की पावर 3। इसी तरह 87 को भी 4 पेयर में देखेंगे तो नंबर लास्ट क्या होगा, थर्ड, यानी कि कौन सा होगा, 3 की पावर 3। उसी तरह 99 में भी कितने कितने के पेयर हैं, 2 के पेयर हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, यानी कि ये 9 का टर्म चल रहा था, यानी कि 9 की पावर 1। उसी तरह 129 वाला पेयर देखेंगे, 129 में कितने पेयर थे, 4, तो 128 तक कट जाएगा, बाद में कितना पेयर बचेगा, 1, तो यानी कि 8 की पावर 1। तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट प्लेस होता है वो क्या होता है, 3, 3 की पावर 3 का यूनिट प्लेस 7, 8 की पावर 1 का 8 एंड 9 की पावर 1 का 9। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51512। तो लास्ट यूनिट डिजिट पे कितना हमें नज़र आएगा, 2 नंबर। तो कौन सा आंसर सही होगा, 47 का ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो 47 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 48 में जब कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन नज़र आए और ऑब्जेक्टिव करना हो तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्ट ये हर एक एन के लिए क्या है, फॉलो कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने क्या करा,
क्या कर रहा है, किसी भी नंबर को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा उसका रिमाइंडर, यानी कि 5 + 2 = 7। तो हमने सीधा सीधा n को क्या मान लिया, 7 ही मान लेते हैं, ठीक है। और ये 7 हमने अपनी इक्वेशन में पुट कर दिया, 3n² + 1। ठीक, ये भी एक ऑप्शन तो हो गई, क्योंकि 7 से अगर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा, यानी कि ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम डायरेक्ट इसी को ही पुट कर देते हैं। तो 7 को हमने पुट कर दिया तो हमें क्या मिल गया, 148। तो 148 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 48 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 को सॉल्व करते हैं। द रिमाइंडर लेफ्ट आउट, कोई भी एक बड़ी सी एक नंबर दे रखा है डिवाइडेड बाई 9 वेयर n इज कोई नेचुरल नंबर है। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, अगेन फिर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, n की जगह हम लोग क्या पुट कर दें, रिमाइंडर, क्योंकि ये हर एक n के लिए क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि हमें रिमाइंडर अगर किसी को नंबर से डिवाइड करना है 9 से, और अगर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो फिर इस क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं रह गया। इसलिए रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर शुड बी सेम। अगर रिमाइंडर सेम आ रहा है तो यानी कि ये हर एक नेचुरल वैल्यू के लिए क्या होगी, ये इक्वेशन फॉलो करनी चाहिए। तो हम क्या करें, सिंपल सीधे इसके अंदर n की वैल्यू को 1 ही पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 की वैल्यू पुट कर दी, तो कितना हो जाएगा, 8² - 62 की पावर, ये हो जाएगा 3। और जब हम इसकी वैल्यू को अगर डिफरेंस देखेंगे तो क्या आएगा, 238264, यानी कि माइनस में आएगा। इसका मतलब मॉड हम ले लेते हैं वैल्यू, क्योंकि हर एक का हमें तो केवल रिमाइंडर से मतलब है। तो हमने इसको अगर 9 से डिवाइड करा तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर इज 2। ये एक इजी क्वेश्चन है 53। अगर आप इसको लॉजिक से करेंगे तब तो फिर ये टाइम लगेगा। अगर इसको जल्दी जल्दी ऐसे करना है तो हर एक वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू मान के इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें क्या बताना है, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू क्या हो सकती है। तो छोटी से छोटी वैल्यू यानी कि अगर एंगल हमारा 0 भी रख दिया जाए, एंगल 90 डिग्री रख दिया गया, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, ठीक है। और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा नंबर हमें नज़र आ रहा है और ये छोटा नंबर नजर आ रहा है, तो थीटा का 90 डिग्री होना चाहिए। अगर हम इसको दूसरी तरीके से सॉल्व करें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने क्या करा, 2 sin² थीटा प्लस c, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² थीटा। तो हमने ये लिख लिया, तो फिर ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब हम क्या करेंगे, sin² थीटा से 3 sin² थीटा माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 - sin² थीटा। यानी कि 3 में से हमें ये नंबर क्या करना है, माइनस करना है। और हमको क्या पता करना है, लीस्ट वैल्यू। तो ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। 3 में से जितना मैक्सिमम नंबर हम माइनस कर देंगे वही हमारी लीस्ट वैल्यू होगी। तो अब हम क्या जानते हैं, लेकिन साइन थीटा की हमारी जो वैल्यू होती है वो -1 से लेकर +1 तक जाती है, पर ये sin² थीटा होगा, इसलिए वैल्यू हमेशा क्या होगी, प्लस ही रहेगी। तो इसका जो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1। तो अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दें 1, तो साइन 3 - 1, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, लीस्ट वैल्यू इज 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 में देखेंगे, अगर हम देख रहे हैं x² - px + 1, इसका एक फैक्टर है। तो यानी कि ये इसका एक फैक्टर होगा, यानी कि हमने कुछ मान लिया, दूसरा टर्म इज ax + k समथिंग कुछ मान लिया, और ये उसका एक फैक्टर है। तो क्या आ जाएगा, ax³ + ex + d होना चाहिए, ठीक है। अब हमने इसको, इस फैक्टर को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, पावर्स को कंपेयर कर लिया, यानी कि जो भी क्यूब का क्यूब के साथ कंपेयर कर लिया, स्क्वायर का स्क्वायर के साथ, और पावर 1 का 1 के साथ। तो टर्म्स को कंपेयर कर लिया, कोएफिशिएंट्स को। तो कोएफिशिएंट्स को जब हमने कंपेयर करा तो क्या मिला, ये तो a के बराबर ही मिल जाएगा, ठीक है, इससे तो कोई मतलब नहीं रहा। k - AP, यहाँ पे x² का टर्म नहीं है तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। a - pk, यहाँ पे क्या टर्म है, c के बराबर हो जाएगा, और चौथा टर्म है k, कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट d के बराबर, यानी k की वैल्यू d के बराबर हो जाएगी। अब हमने क्या करा, इन तीनों वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। तो p की वैल्यू क्या होगी, k/a, यहाँ से क्या होगी, यहाँ p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दें, तो a - k/a + k इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम ले लिया, a² - k² इज a, इधर आ जाएगा ac। अब हम क्या करें, k की जगह हम d की वैल्यू को पुट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, a² - b² इज इक्वल टू ac। तो अब हम इसमें से ऑप्शन देख लें, तो कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन a इज करेक्ट, ठीक है। a² - d² इज इक्वल टू ac। तो 65 का ऑप्शन a हमारा सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में अगर हम लोग देखेंगे, sin² थीटा + sin² थीटा 2 sin² थीटा 3 इज इक्वल टू 0,
और हमें बतानी cos थीटा, cos थीटा 2, cos थीटा 3 की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से अच्छा है कि डायरेक्ट हम ये वैल्यूज़ को ही इनके अंदर पुट कर दें। ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 टर्म देख ले रहे हैं। अगर हम लोग थीटा को 0 0 0 मान लें तो साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 0, साइन स्क्वायर थीटा 3 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू मान लें हम 180 180 180 180, तो भी हम क्या देख रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 आ जाएगी। और तीसरा हम एक पेयर बना लेते हैं कि दो हम 180 मान लेते हैं और एक हम 0 बना लें। ठीक है, तो भी हम क्या देख रहे हैं, 0 आएगी। अब हम यही वैल्यू को हम कॉस में भी पुट कर दें, cos 0 cos 0 cos 0, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ए ऑप्शन नहीं हो सकता। 180 180 180, -1 इज -3 भी नहीं हो सकता। अब हमने क्या करा, दो वैल्यू 180 रख दी, एक वैल्यू 0 रख दी, तो cos 180 इज -1, cos 180 इज -1, cos 0 इज +1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन -1, तो यानी कि सी भी नहीं हो सकता। तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन बचाएगा, डी। तो डी ही एक ऐसा ऑप्शन है -2 जो कि हमारा नॉट पॉसिबल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67, ये 67 आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज की एनसीईआरटी का ही। तो फिर भी एक बार इसको रिपीट करके सॉल्व कर देते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करेगा, टेन थीटा और कॉट थीटा है, सबको आपने साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर दिया, साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर दिया। ठीक है, और एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, तो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लिया, तो हमें फिर दोनों टर्म क्या मिल जाएंगे, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, ये थोड़ा सा, और फिर अब हमने क्या करा, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की हमने क्या कर दी, आइडेंटिटी को इसके अंदर क्या कर दिया, लगा दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, ये हमने लगा दिया। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए ऊपर नीचे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं 1 है, 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए हम जानते हैं कॉस ए के, 1 अपॉन कॉस होता है सेक ए प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये सिंपल एनसीईआरटी का ही बुक का ही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, 67 इजी क्वेश्चन है। 68 को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो 68 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है, जो पुराने उससे आ चुका है। ठीक है, पेपर से। तो 68 में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू √2 cos x। तो साइन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 cos x माइनस cos x, cos x कॉमन लेंगे, √2 माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं tan x इस √2 माइनस 1। अब हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो tan स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 √2 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 √2। लेकिन हमें वैल्यू किसकी बतानी है, tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, तो tan स्क्वायर एक्स की तो वैल्यू हम सीधे यही रख देंगे, और प्लस 2, और लेकिन tan x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, tan x की वैल्यू हमारी कितनी है, √2 माइनस 1, ये हम यहाँ पे रख देंगे। अब पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, 68 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 69 में आ जाएं। 69 इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं, ये भी रिपीटेड ही क्वेश्चन आ गया है फिर से। ठीक है, तो ये रिपीट हुआ है, फिर से इसको एक बार और सॉल्व कर दे रहे हैं। साइन थीटा कॉस थीटा हमारे किसी पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज़ देख लें। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि एक इस माइनस बी अपॉन ए। तो इक्वेशन से माइनस बी अपॉन ए देखेंगे तो क्या आएगा, 2√2/2, यानी कि √2, ये हो गई पहली इक्वेशन। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो इक्वेशन से सी अपॉन ए की वैल्यू निकालनी, 1 है और इधर 2 है, तो 1/2। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर लें, यानी कि एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दें। तो ये दूसरे में पुट कर देंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, और मिड टर्म स्प्लिट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो
तो हमें क्या मिल जाएगा, √2 sin थीटा -1। तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2, और 1/√2 होता है sin 45 की वैल्यू, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 45 डिग्री। तो थीटा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो कौन सा ऑप्शन सी होगा, 69 का ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हायर लेवल का क्वेश्चन है। ये अभी जब तक आप लोग को सीरीज एक्सपेंशन नहीं नज़र आता है या आप बाकी सीरीज़ को नहीं देख पा रहे हैं, तो ये अभी इस लेवल के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बाइनोमियल एक्सपेंशन और ये सब आप लोग ने सीखा होगा। ठीक है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है। तो यहाँ पे फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, ये हमको एक एक्सपेंशन सीरीज दी गई है और इसके हमें क्या पता करना है, x की पावर 9 के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं। तो x की पावर जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डिफरेंट टाइप्स के इसके x की पावर 9 के कोएफिशिएंट देखते हैं। तो क्या देख सकते हैं, x की पावर 0 और x की पावर 9, यानी कि x की पावर 2, x की पावर 7, x की पावर 1 8, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 6, यानी कि हम लोग इसके ये सब टर्म देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं, एक हमें 9 मिल जाएगा, एक 2 + 7 9, एक 1 + 8 ये भी 9, 1 + 2 + 6 ये भी 9, 1 + 3 + 5 ये भी 9, 3 और 6 9, 4 और 5 ये भी 9, 3 4 2 ये भी 9, यानी कि हमने 9 के डिफरेंट हमको सारे ही कोएफिशिएंट्स मिल जाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें डिफरेंट टाइप्स के 8 ऐसे हमको पेयर मिल रहे हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 हमारा क्या हो जाएगा, इज 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी ने शायद करा होगा, मुश्किल लग रहा है अभी क्लास 10th के लेवल के हिसाब से। ठीक है, अगर आपने सीरीज़ पढ़ी होंगी तो शायद इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, ये अगेन फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है पुराने वाले पेपर से, लेकिन फिर भी चलिए इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ये इसके कोई क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक, इसकी अल्फ़ा बीटा क्या है, रूट्स हैं। तो हमने इसकी अल्फ़ा वैल्यू रख दी और फिर बीटा भी वैल्यू रख दी। तो α² + 3 क्या हो जाएगा, 5α। इसी तरह β² + 3 क्या हो जाएगा, 5β। लेकिन हमें क्या पता करना है, a की a8 + 3a की a6 अपॉन a7। तो a8 को हम क्या लिख सकते हैं, a8 को हम लिख सकते हैं α की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। ठीक है, और a6 को α की पावर 6 माइनस बीटा की पावर 6, a7 को α की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7। ये वैल्यूज़ हम डायरेक्ट हम लोग फिर वापस इसी इक्वेशन में रख दें। ठीक है, और अब हम क्या करें, अल्फ़ा एक तरफ कर लें, बीटा एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने α की पावर 8 α की पावर 6 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, α की पावर 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, α² + 3 आ जाएगा। इसी तरह बीटा में से बीटा की पावर 6 कॉमन ले लिया, β² + बीटा + 3 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या जानते हैं, α² + 3, α² + 3 की वैल्यू क्या है, 5α, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। एंड सेम एज इट इज़ β² + 3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5β, ये हमने यहाँ पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 5 अल्फ़ा की पावर 7 माइनस 5 बीटा की पावर 7, 5 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7 अपॉन अल्फ़ा की पावर 7 माइनस बीटा की पावर 7 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। इजी क्वेश्चन था ये, फिर से मतलब क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है,